ओके, तो अब देखो इस पूरी सिचुएशन को एक बार समझ लो। यहाँ पर क्लियर है? तो यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग में। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्पोर्स आउटसोर्स, मिस्टर ए ने आउटसोर्स कर दिया था वो वर्क मिस्टर सी को। मिस्टर सी को बोला कि आप 12 करोड़ की मुझे दे दो सर्विसेज, मैं आगे 30 करोड़ की दे देता हूँ। तो अगर मिस्टर सी जो है, जो यूके का है, वो मिस्टर ए को 12 करोड़ की सर्विसेज दे रहा है और पूरे 30 करोड़ की वो आगे दे देता है, और जो मिस्टर बी पेमेंट कर रहा है वो पूरा 30 करोड़ का इंडिया में कर रहा है मिस्टर ए को, तब तो बिलिंग एक ही हो जाएगी। तब तो यहाँ पर पूरा 30 करोड़ पे उसको आईजीएसटी पे करना है। ठीक है, कंप्लीट है होल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट पे। अब यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो मिस्टर बी है ना, उसने 18 करोड़ का पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा मिस्टर ए के पास ही था 30 करोड़ का, पर उसने क्या किया, मिस्टर ए ने बोला कि देखो मेरे पास मैं तो 60% ही काम कर रहा हूँ, तो आप 60% पेमेंट मेरे को कर दो, और मिस्टर सी 40% काम कर रहा है, तो पूरा 12 करोड़ आप डायरेक्टली उसको पे कर देंगे। मिस्टर बी इज पेइंग रुपी 18 करोड़ टू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इज पेइंग रुपीज 12 करोड़ टू मिस्टर सी। ओके, तो अगर इस तरीके से अगर वो पेमेंट करता है 18 करोड़ इधर 12 करोड़ उधर, तो इस केस में यहाँ पर अगर होता है तो क्या अब मिस्टर ए को 30 करोड़ पे टैक्स भरना है या 18 करोड़ पे, क्योंकि मिस्टर ए के पास तो 18 करोड़ ही है, बाकी के 12 करोड़ तो मिस्टर सी के पास चले गए। तो इस केस में आपको ये बताना है कि इफ मिस्टर ए इज रिसीविंग ओनली रुपीज 18 करोड़ एंड ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर ए मिस्टर सी इज रिसीविंग रुपीज 12 करोड़ फ्रॉम मिस्टर बी, then also Mr. A is required to pay the tax on the whole amount of रुपी 30 करोड़। ओके, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो मिस्टर ए के नाम पे ना, इनवॉइसिंग तो मिस्टर ए के नाम पे इशू होगी ना। इनवॉइस कौन इशू करेगा? मिस्टर बी को मिस्टर ए इशू करेगा ना, मिस्टर सी तो इशू कर नहीं रहा इनवॉइस। मिस्टर ए इनवॉइस इशू करने वाला है किसको? मिस्टर बी को, और पूरे 30 करोड़ रुपए का वो इनवॉइस इशू कर रहा है। पेमेंट कैसे जा रहा है वो मैटर ही नहीं करता, इनवॉइस कौन किसको इशू कर रहा है वो मैटर करता है पहले तो इनवॉइस कौन किसको इशू कर रहा है, यहाँ पर इनवॉइस दो इशू हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर मिस्टर सी इशू कर रहा है मिस्टर ए को, क्योंकि उसने काम करके दिया है मिस्टर ए को 12 करोड़ का, और मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को 30 करोड़ का काम करके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा अगर मिस्टर बी जो है यूएसए वाला, अगर वो यहाँ पर 18 करोड़ का पेमेंट इंडिया में करके 12 करोड़ का पेमेंट यूके में करके ऐसे करता है, तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। मिस्टर ए जो इंडिया का है उसको तो पूरे 30 करोड़ पे टैक्स देना है। ओके, गॉट माई पॉइंट? तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर अपने पास कोई ऑर्डर आता है, वी आर एक्सपोर्टिंग द सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, वी आर आउटसोर्सिंग द वर्क आउटसाइड इंडिया, then also the person who is exporting the services has to pay whole amount of the taxation. Okay, subcontracting of services by an export of the services to the another person located outside India. ओके, इफ एन एक्सपोर्टर ऑफ द सर्विसेज, अगर सर्विसेज का कोई एक्सपोर्टर है वो आउटसाइड आउटसोर्स करता है पोर्शन ऑफ द सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई एक्सपोर्टर है, जो मिस्टर ए, मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया है, मिस्टर ए है एक्सपोर्टर, वो आउटसोर्स कर रहा है पोर्शन ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, किसको अभी आउटसोर्स किया? उसने मिस्टर सी को किया है, जो यूके में लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यूके में, जो एग्जांपल मैंने दिया है। There may be the instances where the full consideration for the outsourced services is not received by the exporter in India. यानी मिस्टर ए के पास 30 करोड़ पूरे नहीं आए, 18 करोड़ ही आ जाए और आउटसोर्स का पैसा डायरेक्टली इंडिया के बाहर चला जाए, यानी यूके वाले के पास चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा वो इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें ये देखा जाता है कि मिस्टर ए को 30 करोड़ पे टैक्स देना है या 18 करोड़ पे। तो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द सेट पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द हैंड्स ऑफ द एक्सपोर्टर हैज बीन एक्सप्लेन्ड, ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है 31 दिसंबर 2018 में कि किसको कितना टैक्स पे करना है। तो वेयर एन एक्सपोर्टर ऑफ द सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, जो मिस्टर ए मैंने एग्जांपल में दिया है, इज सप्लाइंग द सर्टेन सर्विसेज टू रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, यानी जो मिस्टर बी है यूएसए का, उसको वो सर्विसेज दे रहा है ईदर हॉलीली और पार्टली थ्रू एनी अदर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, थोड़ा बहुत मिस्टर सी यानी या तो पार्टली या फुली मिस्टर सी को दे दे काम और वो मिस्टर ए के बिहाफ पे आउटसोर्स कर ले। तो मिस्टर सी द फॉलोइंग टू सप्लाईज आर टेकिंग प्लेस, तो दो सप्लाई हो जाएगी इसमें, सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया टू द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इसमें क्या है, सर्विसेज सप्लाई हो रही है फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है फ्रॉम द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज इन मिस्टर ए टू द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया यानी मिस्टर बी, और इम्पोर्ट हो रहा है एक्सपोर्टर यानी मिस्टर ए
इंपोर्ट कर रहा है मिस्टर सी से, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, यानी इंपोर्ट कर रहा है मिस्टर ए फ्रॉम द सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी मिस्टर सी से। तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक तो मिस्टर ए मिस्टर बी को बिलिंग दे रहा है और यहाँ पर मिस्टर सी मिस्टर ए को बिलिंग दे रहा है, क्योंकि मिस्टर सी जो है वो मिस्टर ए को सर्विसेज देगा और मिस्टर ए यहाँ पर मिस्टर बी को सर्विसेज देगा। क्लियर है? आगे, thus the total value of services as agreed in the contract between the exporter of services located in India and the recipient of services located outside India, that is contract कितने में हुआ है? अभी इनका 30 करोड़ रुपए में हुआ है, एग्जाम्पल चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ है? 30 करोड़ रुपए में, किसके बीच में? मिस्टर बी और मिस्टर ए के बीच में। तो एक्सपोर्टर कौन है सर्विसेज का? इंडिया वाला मिस्टर ए, और रेसिपिएंट कौन है? मिस्टर बी। विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इफ ऑल द कंडीशंस, जो आपके एक्सपोर्ट की कंडीशंस होती है वो सारी सेटिस्फाइड हो जाए। सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो है जो लोकेटेड है इंडिया में, यानी मिस्टर ए जो इंडिया का लोकेटेड है, वो क्या पे करेगा? आईजीएसटी पे करेगा आरसीएम बेसिस पे ऑन द इंपोर्ट, जो उसने मिस्टर सी से इंपोर्ट करी है सर्विसेज उस पे, तो वो आरसीएम पे टैक्स पे कर देगा, विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट इज मिस्टर सी। मिस्टर सी ने मिस्टर ए को जो सर्विसेज दी है, मिस्टर ए इंपोर्टर कहलाएगा उसमें, और इंपोर्टर यहाँ पर आरसीएम में टैक्स पे कर देगा। फर्दरमोर द साइट सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया वुड बी एलिजिबल, बट उसने जो जीएसटी पे किया है इंपोर्टर ने, उसका वो आईटीसी ले सकता है। इवन इफ द फुल कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज नॉट रिसीव्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब मिस्टर बी जो पेमेंट कर रहा है वो सारा का सारा मिस्टर ए को नहीं कर रहा है, कुछ पेमेंट वो मिस्टर सी को डायरेक्टली कर रहा है। इसका मतलब फुल कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड, अपने को पूरा का पूरा कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ है इंडिया में, ड्यू टू द फैक्ट, क्यों? क्योंकि रेसिपिएंट जो था सर्विसेज का आउटसाइड इंडिया, मिस्टर बी हैज डायरेक्टली पेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी मिस्टर बी ने मिस्टर सी को डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, जिसके कारण मिस्टर ए के पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं आई है, उसका कुछ पोर्शन जो उसने किया वो उसके पास आ गया, और जो आउटसोर्स किया वो डायरेक्टली पेमेंट हो गया। ठीक है ना? देन दैट पोर्शन ऑफ द कंसिडरेशन शैल ऑल्सो बी, यानी दैट पोर्शन ऑफ कंसिडरेशन का मतलब मिस्टर बी ने जो डायरेक्टली मिस्टर सी को दिया 12 करोड़ रुपए, वो पोर्शन भी कंसिडर किया जाएगा हमारी, जब मिस्टर ए इनवॉइसिंग बनाएगा तो उसमें वो कंसिडर किया जाएगा, और उस पर भी आपका आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी हैज बीन पेड ऑन द फुल अमाउंट, है ना? आईजीएसटी टोटल 30 करोड़ रुपए पे होगा। इट डजंट मैटर कि मिस्टर बी डायरेक्टली पेड टू द मिस्टर सी। ओके। आरबीआई बाय जनरल इंस्ट्रक्शन, आरबीआई की जनरल इंस्ट्रक्शन पे स्पेसिफिक अप्रूवल्स पे वो अलाउ कर सकता है, जैसे यहाँ पर अभी अपने बोला कि 18 करोड़ यहाँ गए, 12 करोड़ वहाँ गए, पूरे 30 करोड़ यहाँ नहीं आके, तो आरबीआई के पास पावर है कि वो अलाउ कर सकता है कि आप 18 करोड़ आप ले लो, 12 करोड़ डायरेक्टली भेज दो, और अगर आरबीआई बोले कि नहीं पहले पूरा 30 करोड़ खुद को लेना पड़ेगा फिर 12 करोड़ का आपको देना पड़ेगा, तो अगर आरबीआई बोलते तो आरबीआई के प्रोविजन, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पे आपको फॉलो करना होगा। ओके, तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिया था, एबीसी जो इंडिया से बिलोंग करता है उसने रिसीव किया एक ऑर्डर, कितने रुपए का है? $5 लाख का, यूएस से। ठीक है। एबीसी लिमिटेड जो इंडिया का है वो सप्लाई करेगा एंटायर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, इंडिया से सर्विसेज सप्लाई करने वाला है वो यूएसए में, और उसने जो मैक्सिको में XYZ है उसको आउटसोर्स कर दिया थोड़ा बहुत काम, और से 40% काम उसको मैक्सिको वाले पर्सन को XYZ को आउटसोर्स कर दिया, यानी जो इंडिया वाला पर्सन है एबीसी लिमिटेड, he will supply the good services to the यूएस कंपनी, और यूएस बेस्ड जो क्लाइंट है, तो एबीसी तो इंडिया का है, यूएस बेस्ड क्लाइंट को सर्विसेज देनी है $5 लाख की, उसमें से 40% पार्ट उसने किसको दे दिया? मैक्सिको को दे दिया, चाइना के पर्सन को दे दिया, यहाँ पर मैक्सिको को दे दिया। ठीक है, तो इस केस में जो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड इंडिया का है, शेल बी द एक्सपोर्टर ऑफ द सर्विसेज फॉर द एंटायर वैल्यू, पूरे $5 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा किसको? एबीसी लिमिटेड इंडिया वाले को। इफ द इनवॉइस फॉर द एंटायर अमाउंट इज रेज्ड, क्योंकि पूरा अमाउंट इनवॉइस तो एबीसी लिमिटेड ने दिया $5 लाख का, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द XYZ मैक्सिको, यानी उसने एबीसी ने XYZ को बोल दिया था कि तुम यूएस वाले क्लाइंट को डायरेक्टली दे दो, तो XYZ ने जो यूएस क्लाइंट को दी है वो एक तरह से इंपोर्ट माना जाएगा कि एबीसी ने इंपोर्ट की वो सर्विसेज। ओके, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो इसमें आपका एट लास्ट कंक्लूजन ये है कि एबीसी लिमिटेड को तो पूरे $5 लाख पे टैक्स भरना है, और 40% जो $2 लाख है वो इंपोर्ट हुआ है एक तरह से, और उस पर आईजीएसटी एबीसी लिमिटेड को रिवर्स चार्ज में पे करके उसका आईटीसी अवेल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस है। एक्सपोर्ट आप यहाँ पर जब भी करते हैं तो कुछ कंडीशंस है आपकी डिफाइन करके वो आपको कंप्लीट करनी ही है।
इन द केस अगर एक्सपोर्ट करते हैं आप नेपाल, जब भी अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट की कंडीशंस तो आपको फुलफिल करनी ही है। साथ ही साथ अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल में, भूटान में, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। नॉर्मली तो क्या होता है कि अगर हम किसी भी कंट्री में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से फॉरेन करेंसी में पेमेंट आना कंपलसरी होता है, बट नेपाल और भूटान के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है। नेपाल और भूटान में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से पैसा जो आता है, the payment can be received in the Indian currency. It is not necessary that the payment must be received in the convertible foreign exchange. Okay, so the payment is received in the Indian rupees as per the RBI regulations. The supply of services having the place of supply in the Nepal or Bhutan against the payment in the Indian rupees was exempted from the payment of tax. Further, such services जो exempted, वो services जो exempted हुई है were also not included in the value of exempted supply. यहाँ पर जो भी सर्विसेज पेमेंट इंडियन रुपीस में जो भी आता है वो एग्जम्प्टेड है, टैक्स का पेमेंट आपको नहीं करना है। 28 जून 2017 में जो नोटिफिकेशन पास हुआ है, और ये जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है उसको आपको इंक्लूड भी नहीं करना है अपने एप्लीकेट टर्नओवर में। ओके, हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 फरवरी 2019, ये आरबीआई ने बोल दिया है कि आरबीआई अगर चाहे तो, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप नेपाल भूटान के अलावा किसी भी कंट्री से अगर आप कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से पैसा आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना जरूरी है, बट अगर आरबीआई परमिट कर दे कि वो पैसा इंडियन करेंसी में आ सकता है तो इंडियन करेंसी में आ सकता है। ओके, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 जो अमेंड हुआ है, टू प्रोवाइड इन द केस ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज व्हेनेवर परमिटेड बाय द आरबीआई द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन द इंडियन रुपीज विल बी अलाउड। जिस कंट्री के लिए वो अलाउड करते हैं तो वहाँ पर इंडियन रुपीज में हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आरबीआई रेगुलेशन अलाउ द पेमेंट इन द इंडियन रुपीज इन द केस ऑफ द एक्सपोर्ट टू द नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान में तो ऑलरेडी उन्होंने अलाउ कर रखा था कि वो इंडियन रुपीज में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं जब भी एक्सपोर्ट करें। Consequently, the supply of services having the place of supply in the Nepal and Bhutan against the payment in the Indian rupees can now be considered as export of services। ये तो नॉर्मल सी बात है कि नेपाल और भूटान में अगर आप कभी भी कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, कोई सप्लाईज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका पेमेंट इंडियन करेंसी में आ रहा है तो वो एक्सपोर्ट ही कहलाएगा। Thus the exemption available to such services, इन सर्विसेज को जो एग्जम्पशन है वो हैज बीन विड्रॉ, और रूल 42 और 43 has been omitted from the as the exclusion of such services from the value of the exempted supply is no more required. अंडर द अमेंडेड पोजीशन, सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, वो एक नॉर्मल एक्सपोर्ट माना जाता है, और गुड्स और सर्विसेज नाउ एक्सपोर्ट आप आप एलयूटी के थ्रू आप इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सपोर्ट की तरह है, आपको कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, नॉर्मल एक्सपोर्ट जैसे करते हैं वैसे क्या वैसे ही करना है आपको। तो सेम आप एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देके यहाँ पर एलयूटी देके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेपाल और भूटान में। नॉर्मली सिंपल सा जो अमेंडमेंट है वो ये है कि नेपाल और भूटान में पहले इंडियन करेंसी में आता था, अभी भी आ सकता है, और अदर कंट्रीज से भी इंडियन करेंसी में आ सकता है जहाँ पर भी आरबीआई अलाउ करते। ओके, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का नया प्रोविजन आया तो वो आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मेन प्रोविजन यही है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों क्या होते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई होते हैं, आईजीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट।